हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम फेस किया, ठीक है। और आप लोग सब मेंस की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ मेंस के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कुछ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बात कर लेते हैं। आज मैं कुछ आपको मेंस का क्वेश्चन देती हूँ फ्रेंड्स। आप मेंस की तैयारी में 3 चीज़ बहुत ध्यान से करें। फर्स्ट तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड, एसे को आप एकदम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एसे राइटिंग ये आपकी रैंक को कहीं से कहीं लेके जा सकता है, ये रैंक डिसाइडर है फ्रेंड्स। तो एसे राइटिंग को भी रिगरसली प्रैक्टिस करिए। 3 एसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको पूरे 72 मार्क्स अगर कोई सेक्शन देता है तो वो स्टैटिस्टिक्स ही देता है। चलिए फ्रेंड्स, तो सभी का वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग मेंस की बात करेंगे, मेंस की कुछ टॉपिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप लिखेंगे और मेरे टेलीग्राम पर भेजेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स में, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जो प्रिपेयर करना चाहिए फ्रेंड्स, वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1, वो है रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट सीन इन नेपाल, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि नेपाल बाउंड्री, नेपाल के बॉर्डर्स लगते हैं हमारे बिहार के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, तो आपको उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल, आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, व्हाट इज़ जेनजी प्रोटेस्ट, व्हाट इज़ जेनजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एनालाइज इंडो नेपाल रिलेशंस, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक आउटलाइन आपको बता देती हूँ, आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्वेश्चन को आप अपेयर करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आपका इंट्रो पार्ट होना चाहिए, ठीक, फिर उसके बाद बॉडी, और फिर उसके बाद कंक्लूज़न हमेशा ट्राई करें फ्रेंड्स, आपके पॉजिटिव एंडिंग में ही कंक्लूड करें किसी भी चीज़ को, ठीक। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे लगे जो एग्ज़ामिनर हों उनको लगे कि नहीं आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। आपने जो लिखा है उसके इंट्रोडक्शन से ही मालूम पड़ जाता है कि आप आगे क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन खूब दमदार हो जाए। और बॉडी में कंटेंट्स बहुत अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने कंटेंट्स में कुछ भी गड़बड़ किया तो ये आपको डुबाएगा, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट्स। आपने कंटेंट्स कैसा लिखा है, कोई बकवास तो नहीं करी उसके अंदर, आप कितने अप टू डेट हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स का कितना आपने हवाला दिया उसके अंदर, और वो कितना सही है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और ये आप तभी होगा जब आप आंसर राइटिंग का दमदार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इंडो नेपाल रिलेशंस में आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बताती हूँ, इसको अटेम्प्ट आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रो देंगे, ठीक है। इंट्रो आप कैसे देंगे, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करिए, ठीक। पहले तो अब जो एक क्वेश्चन उसने पूछा जेनजी प्रोटेस्ट, उसको आप लिख देंगे। उसके बाद इंडो नेपाल रिलेशंस को आप लिख रहे हैं, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडो नेपाल का क्या रहा, आप बुद्धिज़्म पे बात कर लीजिए, एक कल्चरल हेरिटेज भी रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी बात कर लीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आपने बात की, उसके बाद आप आ जाइए बॉडी पे, ठीक है, जहाँ पे आपको बात करनी है बायलैटरल ट्रेड की, ठीक है। इंडियन प्रोजेक्ट्स जो नेपाल में चल रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए आपको, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे काम चल रहा है, कितने नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत और नेपाल एक साथ स्टेज शेयर करते हैं,
तो वर्ल्ड फोरम्स पे कितने फोरम्स पे इंडिया और नेपाल मेंबर्स हैं, आपको वो बताना चाहिए। नेपाल बीइंग ए हिमालयन स्टेट क्या इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए, इम्पोर्टेंस टू इंडिया वो याद रखना, उसकी बात आप करिए। मतलब चाइनीज़ एग्रेशन के कंटेक्स्ट में उसको आपको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चाइनीज़ एग्रेशन, नेपाल आपको पता होगा एक बफर स्टेट के रूप में भी है भारत और चाइना के बीच में, तो इम्पोर्टेंस टू इंडिया उस तरह से कैसे है। फिर उसका जो हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल है वो, उसमें भारत ये क्या सहभागी है, भारत किस तरह से उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है अपने एरियाज़ में, और किस तरह से नेपाल भारत का सहयोग ले सकता है, उसको आप ज़रूर डिस्कस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे, जहाँ पे आप स्पेशल जोर देंगे बायलैटरल ट्रेड पे, इंडियन प्रोजेक्ट्स जो नेपाल में अभी चल रहे हैं, वर्ल्ड फोरम्स पे भारत और नेपाल की साझेदारी, इम्पोर्टेंस टू इंडिया, नेपाल कितना इम्पोर्टेंट है चाइनीज एग्रेशन के मद्देनज़र, वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री भी है। उसके बाद आप जानते होंगे कि नेपाल और भारत के संदर्भ में एक पॉपुलर सेइंग भी है कि रोटी बेटी का रिश्ता है ना, उसको आप ज़रूर डिस्कस करेंगे। मधेसीज का इश्यूज चलता है इंडिया नेपाल के बीच में, मतलब कन्फ्लिक्ट एरियाज़ को भी आपको डिस्कस करना है, कन्फ्लिक्ट एरियाज़ भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल डायमेंशंस को, सारे डायमेंशंस को आपको एक्सप्लोर करना है फ्रेंड्स। तो मधेसीज का इश्यूज जो रहता है इंडो नेपाल रिलेशंस में, कन्फ्लिक्ट का एरियाज़, आप उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब आप इसको कंक्लूड करेंगे ठीक है, जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, कि नेपाल हमारा नेबर है, इसलिए हमारे लिए वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, भारत हमेशा तत्पर है नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए, और हम आगे भी एक पॉजिटिव रिलेशंस की तरफ भारत और नेपाल को देखा जा सकता है। इस तरह से आप पॉजिटिव नोट पे ही कंक्लूड करेंगे अपने, जब भी आप किसी भी आंसर को लिखते हैं, भले आप ऐसे भी लिखते हैं तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिव नोट पे ही अपना ऐसे ख़त्म करना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली यूएस टैरिफ्स and visa issues gained much controversy over international domains, much over international domains। ठीक है फ्रेंड्स, डोमेन्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एनालाइज, अब आप इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज इंडो यूएस रिलेशंस इन करेंट सिनेरियो और इन करेंट वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए अगर बोला जाए, ये क्वेश्चन अभी इंडो यूएस, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी यूएस का लगातार, यूएस और भारत की चर्चा हो रही है, टैरिफ वॉर, कभी वीज़ा का इशूज़, वीज़ा में अभी आपने देखा कि किस तरह से प्राइस को हाइक किया गया है उसमें। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, उस चीज़ों को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद वेपन्स का सप्लाई और यूएस का जो एक दबदबा पूरे वर्ल्ड में, फिर रसिया यूक्रेन क्राइसिस का भी थोड़ा सा आप हवाला दे सकते हैं, एंटी नाटो और नाटो, इसका भी आप हवाला दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी आप वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इंट्रो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूज़न। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रो में जनरली अच्छा होता है कि आप किसी हिस्टोरिकल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आप इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें इंडो यूएस रिलेशंस के। ठीक है, उसके बाद बॉडी में फ्रेंड्स आप जो भी अभी इश्यूज चल रहे हैं, वो टैरिफ वॉर, आप जो भी आंसर लिखेंगे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ही लिखेंगे। आप एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप उसी के संदर्भ में अपना आंसर लिखेंगे, और उस कंटेक्स्ट में लिखते हुए आपको सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है एट द सेम टाइम।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको करना है आंसर राइटिंग में। तो आप अभी अब अपने बॉडी को आप लिख रहे हैं तो टैरिफ वॉर को आप लिखेंगे। ठीक, अभी जो वीज़ा इशूज़ चल रहा है आप उसका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। ठीक, उसके बाद इंडो यूएस के बायलैटरल ट्रेड की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद कई मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेस इंडिया यूएस की होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसकी आप बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आप और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। यूएस इंडिया की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो यूएस में एम्प्लॉयड है। ठीक, आप उसकी बात करेंगे। और यूएस का एक बड़ा मार्केट है इंडिया, तो इंडियन डेमोग्राफी की भी बात करेंगे जो यूएस में एम्प्लॉयड है। ठीक, फिर इंडिया एज ए मार्केट फॉर यूएस, चाहे वो वेपन्स के मामले में ही हो या किसी भी मामले में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात कर सकते हैं। तो इंडिया एज ए मार्केट फॉर यूएस आप ये बात करेंगे उसके अंदर। ठीक है, दोनों की बायलैटरल ट्रेड में आप फिगर तो देंगे, और अगर कुछ जीडीपी इन दोनों कंट्रीज़ के जीडीपी का फिगर आप याद रख सकें तो और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में ज़रूर बात करेंगे, इंडियन डेमोग्राफी इन यूएस की बात करेंगे, इंडिया एज ए मार्केट फॉर यूएस की बात करेंगे। उसके बाद अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, यूएस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया चल रहे हैं, आप उसकी बात ज़रूर करें। ठीक है, तो ये सारे आप बॉडी अपने आंसर के बॉडी में इन सारी चीज़ों का आप डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कंक्लूजन में आप देखेंगे, आप बॉडी में थोड़ा सा नाटो वाला चीज़ भी डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि यूएस नाटो को समर्थन देता है और रसिया एंटी नाटो है, उसको रसिया नाटो को समर्थन नहीं देता है, तो आप इसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि इसने भी वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी बिगाड़ रखा है, और आप रसिया यूक्रेन का पूरा कन्फ्लिक्ट ही इस पे बेस्ड है। ठीक, तो और अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस की आप बात कर सकते हैं कि अभी जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस देखने को मिल रही है, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, फ़िलिस्तीन और इज़राइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात करें या रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की बात करें। ठीक है, इसमें शांति स्थापित करने के लिए यूएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ना, टू प्ले अ बिगर रोल। वर्ल्ड ऑर्डर को शांतिपूर्ण चलाने के लिए यूएस एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव नोट पे आप कंक्लूड करें, ज़्यादा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन मेंस के लिए दिया है जिसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए, और मैं एक एसे का आपको एक टॉपिक दे रही हूँ। डेली कोशिश करिए फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप लिखिए। ठीक है, एसे का मैं एक टॉपिक दे रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैं देती हूँ, मीडिया एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप इस टॉपिक पे क्या लिख सकते हैं, आप कितने डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मीडिया एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको इसमें हिंट दे देती हूँ कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जब भी आप किसी एसे को लिखें फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई करें किसी कोटेशन से उसको शुरू करें। ठीक है, या तो 2-3 चीज़ें हैं, या तो आप कोटेशन से शुरू करिए, अगर आपको कोटेशन याद नहीं है आप किसी शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं एसे को। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट स्टोरी भी याद नहीं है आप किसी डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बेस्ट माना जाता है कि आप कोटेशन से स्टार्ट करें। कभी कभी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने कोटेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक एसे के अंदर, तो मैक्सिमम आप 2 कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। एक कोटेशन उसकी शुरुआत में, फिर आप अगर बीच में भी कुछ यूज़ करना चाहें 1-2 लाइन का कोटेशन तो कर सकते हैं, या फिर एंडिंग में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसे में खाली कोटेशन ही कोटेशन भर दिया हो, मान लो एसे नहीं लगे कि खाली शायरी पढ़ी जा रही है, तो वो वैसा भी नहीं करना है। मैक्सिमम 2 कोटेशंस आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एडवाइजेबल, नॉट मोर देन 2। ठीक है फ्रेंड्स, एक बिगिनिंग और एक कोटेशन एंडिंग, ये आप कर सकते हैं।
ये बेस्ट माना जाता है ऐसे स्टार्ट करने के लिए। और ऐसे लिखने का भी यही तरीका है। इंट्रो आप पहले कोटेशन लिख दीजिए, कोटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इंट्रो पार्ट आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपने ऐसे के टॉपिक को जो लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी, बॉडी में आप जितना फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड करेंगे, जितने अलग अलग बॉडीज़ हैं उनके अगर डाटा को आप लिखते हैं, ये बहुत सोने में सुहागा वाली बात है। और कंक्लूज़न, ठीक है, कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे करें जिससे लगे कि नहीं आप चीज़ों को कनेक्ट करके एक पॉजिटिव कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ऐसे लिखने का तरीका है फ्रेंड्स, ठीक। तो कुछ पॉपुलर, कुछ जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं ऐसे लिखने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले तो कुछ कोटेशंस को रेडी रखें, ठीक। फिर कुछ फिगर्स, जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह किन के कोटेशंस को हम रेडी रखें, तो मैं आपको बताती हूँ आप महात्मा गांधी के कोटेशंस को रेडी कर लीजिए। क्योंकि महात्मा गांधी का कोटेशंस हर जगह हर टॉपिक पे हम लोगों को लगभग लगता है कि वो सूट कर जाता है। तो महात्मा गांधी के कोटेशंस को, एजुकेशन पे आप लिख रहे हैं तो कुछ एजुकेशनल कोटेशंस आप याद कर लीजिए, ठीक है। एजुकेशनल कोटेशंस अगर आप देखें तो टैगोर साहब का एजुकेशनल कोटेशंस ले लीजिए, या फिर कुछ रस्किन बॉन्ड का याद कर लीजिए। इस तरह का कुछ कोटेशंस याद कर लीजिए। अगर आप कुछ फिलोसॉफिकल कुछ टच वैसा वाला कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो आप कुछ कोटेशंस बुद्ध के याद कर लीजिए, महावीर के याद कर लीजिए, या फिर सोक्रेट्स के याद कर लीजिए, अरिस्टोटल के याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई फिलोसॉफिकल ऐसे आप लिख रहे हैं तो, या फिर अगर कुछ ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट पे या कुछ सोशल इश्यूज़ पे आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर साहब का कुछ कोटेशन याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का कुछ कोटेशन याद कर लीजिए, और वन एंड ओनली गांधी जी का तो याद कर ही लीजिए। ये तो आपको इजीली मिल जाएगा, इनका भी याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ मैंने पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ बताया जिनके कोटेशंस को आप इजीली कोट कर सकते हैं। याद करने में भी आपको आसानी रहेगी क्योंकि इनके कोटेशंस जनरली बहुत सिंपल होते हैं, तो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको और भी कुछ और अच्छा करना है, कुछ कोटेशंस आप मान लीजिए कुछ संस्कृत में भी कुछ कोटेशंस आप कोट करना चाहते हैं, तो आप कुछ कोटेशंस गीता से भी ले सकते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बहुत पॉपुलर कोटेशन है फ्रॉम गीता। तो कुछ ऐसा कोटेशन है जो आपको लगता है तो आप भगवद गीता से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ कोटेशंस आप यहाँ से संस्कृत के कोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एसे को तैयार करें और लिख के आप लोग मुझे टेलीग्राम कर देंगे, मैं उसको चेक कर दूंगी और अपना कमेंट्स आपके आंसर पे दे दूंगी। आपकी आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।